बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी पाकिस्तान। सेशन स्टार्ट करने से पहले एकेडमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर लें। तब तक पार्टिसिपेंट्स भी हमारे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो इंशाल्लाह हम अपना वेबिनार प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। अबाउट CEO मोहम्मद एहसानुल हक, इंटरनेशनल स्पीकर एंड काउंसलर, लेक्चरर एट Lalpur Institute of Management Sciences, Faisalabad, Scout leader at Pakistan Boy Scouts Association, as well as GCF Scouts Group, and MPhil scholar at Department of Biochemistry, Government College University, Faisalabad. हमारे मिशन के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का बेसिक पर्पस था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए, जहाँ पे हम नॉलेज को स्प्रेड करके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ जो है या फॉरेन वर्ल्ड है, आउटसाइड पाकिस्तान है, हम उसको कम्पीट कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम इस अपने मिशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। Let's discuss about our vision. It's about acquisition of knowledge, skills, and attitudes to be productive and become a new you, to become the leader of the nation, get educate and spread education to help you understand the duty of you towards the nation. पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा हमेशा से ही एक विजन रहा, हमेशा से ही एक ये वादा रहा आपके साथ। जो भी हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट, जो भी लोग यहाँ पे पाकिस्तानीज या फॉरेन कंट्री से हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, उनसे हम एक प्रॉमिस लेते हैं कि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाएंगे तो यहाँ से सीखने वाली एक एक चीज़ आप आगे ज़रूर सिखाएंगे। तो इस वादे के साथ आप भी इस प्लेटफॉर्म से आगे जाइएगा इंशाल्लाह। A quick review of our past achievements: trained hundreds of students globally, generated massive volunteers and leaders in field, conducted webinars, workshops, extensive research courses, competitive, highly intellectual, and one of the finest national and international speakers. 24/7 free educational guidance and consultation, and still more to go inshallah. हमारे कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स के बारे में और एकेडमी काउंसलर्स के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मोहम्मद एहसानुल हक और CEO, हिज इंटरनेशनल स्पीकर, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। लेक्चर एट लालपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज फैसलाबाद, स्काउट लीडर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, एमफिल स्कॉलर डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मिस मुनज़ा इजाज, को मैनेजर YTC 2020, एंड शी इज़ PhD स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। And Mr. Muhammad Awais, he is a PhD scholar at University of Victoria, Canada. Dr. Prano Kumar, Associate Professor, Lovely Professional University, India. Dr. Haider Ali, he is international speaker and counselor. Dr. Munawwar Abbas, he is PhD scholar at University of Reading, UK. Dr. Munawwar अब्बास के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग में सिर्फ एक ही एक स्कॉलरशिप आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही सीट होती है, और उस सीट को वो कम्पीट करके उस सीट को विन करने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर मुनव्वर अब्बास थे, और ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रसूल मेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, इंडिया। डॉक्टर फ़हद खान, जिजिंग यूनिवर्सिटी, चाइना। और उसके बाद हमारे कुछ नेशनल स्पीकर्स एंड काउंसलर, मिस्टर रूसा शबीज, स्टैटिस्टिशियन है। डॉक्टर आयशा फ़ारूक, जो कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर सना रियाज, एक्स लेक्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। डॉक्टर साइमा जबार, एमफिल स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। डॉक्टर मरियम हमीदा, युवा से एमफिल स्कॉलर हैं। डॉक्टर नईम असलम, जो कि किंग एडवर्ड ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर हमना शुएब, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन वास से। उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ हमारे अकम्पलिशमेंट्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास कोर्सेज, वर्कशॉप्स एंड वेबिनार जो कि अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी। आफ्टर दैट सेकंड इंटरनेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, थर्ड इंटरनेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये हमारे कुछ स्पीकर्स हैं: डॉक्टर प्राणव कौर, मिस्टर मोहम्मद एहसानुल हक, मिस मुनज़्ज़ा इजाज़, डॉक्टर अवैस, डॉक्टर साइमा जबार, मिस अरूसा शबीर, डॉक्टर सना रियाज, डॉक्टर आयशा रज़ाक। डॉक्टर प्राणव कुमार ने रिसेंटली हमारे साथ एक फ्री वेबिनार किया था। ठीक है। एक पेड वेबिनार था उनका और एक फ्री वेबिनार था। ठीक है, जो कि एक था रिसर्च राइटअप एंड पब्लिकेशन प्रोसेस पे। उसके बाद उन्होंने एक और हमारे साथ वेबिनार फ्री दिया जो कि था 8 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल अर्ली कैरियर रिसर्चर्स के बारे में।
उसके बाद हमारा रिसेंटली डायट्री मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस पे एक फ्री वेबिनार था। उसके बाद रिसेंटली हमारा एक 2 वीक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स था, और हमारा आज का इवेंट फ्री वेबिनार ऑन कंपैशन एंड मेंटल हेल्थ। आज की हमारी स्पीकर होंगी मिस महानूर हसन, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं, प्रेसिडेंट फैसलाबाद साइकोलॉजिकल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। और उसके बाद हमारा एक अपकमिंग इवेंट है फ्री वेबिनार और रिसर्च गैप्स एंड निवलिटी, जो कि संडे को 24 जनवरी को होने जा रहा है। इसके बारे में आप रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद एक हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स प्रोबेबली हमारा फरवरी के अंदर होगा, और इट विल बी डिसाइडेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ आवर स्पीकर्स। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स जो है अपनी या एक शॉर्ट आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हैं। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल लिंक और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट लिंक conceptsofscienceacademy.blogspot.com, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप यहाँ से जो भी कुछ चीज़ें सीख के जाएँ, आगे स्प्रेड करें, और अपनी आने वाली लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुली अपनी एजुकेशन को लेके चलें और पाकिस्तान का फ़ायदा कर सकें। नो आई विल इनवाइट मिस मानूर के मैम, काइंडली आप अपने वेबिनार का आगाज़ कीजिए। मिस मानूर, आप हमारे साथ हैं? जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और कोरोना की वाइब्स को और अपने करंट टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करके अब मामूलाती ज़िंदगी पे वापस आ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, उसका जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है, वो है मेंटल हेल्थ एंड कंपैशन, ठीक है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कंपैशन और मेंटल हेल्थ को क्यों एक साथ डिस्कस कर रहे हैं? इसका जवाब आपको इसी वेबिनार में मिलेगा कि कंपैशन और मेंटल हेल्थ ऐसी क्या चीज़ है जो हम कंपैशन और मेंटल हेल्थ को एक साथ लेकर आ रहे हैं और वो भी यूथ के अंदर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक तकरीबन 1 साल पूरा जो है गुज़ारा है अपना क्वारंटीन के अंदर और हमारी मामूलाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दरहम-भरम हुई है। प्रोफ़ेशनल्स अपनी जगह डिस्टर्ब हुए हैं, स्टूडेंट्स अपनी जगह डिस्टर्ब हुए हैं और हर बंदा हर डोमेन में जैसे-जैसे काम कर रहा था एकदम से सब कुछ बंद हो गया। अब उस चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहते हैं ना इंसान को समझने के लिए कुछ वक़्त तन्हाई का ज़रूरी होता है। दुनिया की हसल-बसल से निकल कर उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कभी-कभी कि वो खुद क्या है, उसके इर्द-गिर्द के लोग क्या हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहा है और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो उसको लेकर चलनी चाहिए। उसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ आई है जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को एकदम जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख देती है। लेकिन हमने इस पूरे साल में ये चीज़ भी जो है वो देखी है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई है। अब मेंटल हेल्थ होता क्या है? सबसे पहले हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि असल में ये मेंटल हेल्थ है क्या चीज़? हम कहते सुनते हैं वैसे तो 1 साल पहले तक इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, इतना वो अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं आए थे। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गुइज़ ये आई है कोरोना के बाद के जब सब घर बैठे हैं, सबने जो है वो काम स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन हुआ है सब कुछ, तो लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि हमारी फिजिकल हेल्थ जहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है उसके साथ-साथ हम साइकोलॉजिकली भी जो है अफेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ आई है तो लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसकी उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसका भी सही रहना ज़रूरी है। लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि हम कहीं डिप्रेस हो रहे हैं, कहीं हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, कभी हमें खौफ़-तारी हो रहा है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें कुछ ना हो जाए या हमारे घर वालों को कुछ ना हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने अपने इर्द-गिर्द देखा होगा जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, जो डॉक्टर्स थे, ड्यूटीज़ पे, वो सब डिप्रेस हुए हैं इन चीज़ों को लेकर कि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे घर पे हमारी फैमिलीज़ हैं, वो ज़्यादा अफ़ेक्ट होंगी। ये सब चीज़ें चलती गईं। अब ये बात आती है उन प्रोफ़ेशनल्स की जो इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी ये हेल्थ भी जो है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद टूट जाएँगे तो फिर हम अपने घरवालों को किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। लेकिन हमारी जो यूथ है ना, जो मैं कहती हूँ कि हमारे जो टीनेजर्स होते हैं और उसके बाद जब हमारी एडल्टहुड स्टार्ट हो रही होती है, तो ये जो यूथ होती है ना, लड़कपन से जब मैच्योरिटी की तरफ आ रही होती है, बहुत ज़्यादा खून होता है, बहुत ज़्यादा उनमें चीज़ें दौड़ रही होती हैं, इमोशनल हुए होते हैं, रैशनली जो है बिल्कुल भी अपने डिसीज़न्स नहीं ले रहे होते हैं।
हर चीज़ उसमें आप इन 10 से 15 सालों के दरमियान में जो वो चीज़ें जहाँ आपकी टीनेज स्टार्ट होती है और जहाँ से आपकी एडल्टहुड जो है मिड होती है। आपको इन इयर्स में आप लगा लें आजकल ऑलमोस्ट जो है 12 साल का बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा मैच्योर होना शुरू हो गया है कि उसको हर तरह की जो है अवेयरनेस आना शुरू हो गया है। जो चीज़ें पहले बच्चों को आज से 10 साल पहले, 1 डिकेड पहले जो है बच्चों को चीज़ें 16, 17 या 18 साल की उम्र में पता चलती थी, आज के 12-11 साल के बच्चों को हर चीज़ पता होती है। तो जी, मेंटल हेल्थ असल में है क्या? अगर आप अपनी फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें चीज़ आती है कि आपके ऑर्गन्स की हेल्थ। आपकी किडनी हो गई, स्टमक हो गया, आपके इंटेस्टाइन्स हो गए, आपके हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। ये सब चीज़ें हैं जिनकी हम हेल्थ पे जो है वो गौर-व-फ़िक्र करते हैं कि हमारी फिज़िकल हेल्थ है, ये डिस्ट्रॉय ना हो। सेम एज़ वो चीज़ें, वो ऑर्गन्स जो आपको नज़र नहीं आते हैं, जो आपकी इनविज़िबल हेल्थ है, वो आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी है। मतलब आपके ब्रेन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, आपके माइंड के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, वो सब आपका मेंटल हेल्थ से रिलेट करता है। उसमें 3 चीज़ें मेन आती हैं। पहली चीज़ आपके इमोशंस, दूसरी चीज़ आपकी जो है वो आपकी कॉग्निशन आती है, मतलब कि आप अगर कोई चीज़ सोच समझ के काम कर रहे हैं या जितना आपका थिंकिंग का पैटर्न है ना सारा, वो आपकी कॉग्निशन के अंदर आएगा। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी आती है बिहेवियर की जड़, कि आपने कोई भी बिहेवियर जो है वो आप अगर ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो आप किस लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप क्यों वो ऑप्ट कर रहे हैं। बिहेवियर तो ज़ाहिर-सी बात है, आप अगले को जो अपैरेंटली दिखा रहे हैं ना, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे क्या कॉज़ेज़ हैं, उन बिहेवियर की वजूहात क्या है, वो सब जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाके। तो हम यहाँ पे यूथ में सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इन पर्सपेक्टिव्स में मिली हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल वेल-बीइंग जो है ना, उस चीज़ का ताल्लुक है। और अगर ये चीज़ बैलेंस में रहेगी ना, तो इंसान मेंटली हेल्दी है। मतलब अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट वे में कर रहे हो, अगर आप हर अपने पूरे दिन को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो आप ये समझते हो कि आपकी हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बिल्कुल ठीक जा रही है। लेकिन जहाँ आपको ज़रा-सा ये लगने लगता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप थकना शुरू हो गए हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी मेमोरी का इश्यू होने लग गया है, आप बात-बात पे झगड़ने लग गए हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मतलब ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करोगे फ़िज़िकल हेल्थ की और अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल जो है वो तवज्जो नहीं दोगे, तो आप एक तरफ से जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाओगे। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दोगे और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को जो है बिल्कुल भी इग्नोर करना शुरू कर दोगे, तो आप तब भी जाओगे। म्यारा रवि एक चीज़ है, इंसान को हमेशा से ये चीज़ सिखाई जाती है कि उसने हर चीज़ को जो है बैलेंस में लेकर चलना है। तो आपको अपनी फिज़ियोलॉजिकल हेल्थ और अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन दोनों चीज़ों को जो है हमेशा जो है वो बैलेंस में लेकर जाना है। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हो, तो वहाँ पे मसले शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ पे जो मसले शुरू होते हैं, हम उनको कहते हैं कि मेंटल इलनेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। 1 मिनट। इसमें अब पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन-कौन से हो सकते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं। इनमें आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एक आपको लाइफ़ एक्सपीरियंसेस नज़र आ रहे हैं, एक फैमिली हिस्ट्री है और चौथा आपका लाइफ़स्टाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जेनेटिकली इनहेरिट हो रही होती हैं। उनमें इंसान जो है वो ना चाह के भी ना कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अब इसमें आपने कभी कुछ लोगों को सुना होगा, जी हमारे खानदान में डिप्रेशन चलता आ रहा है, हमारे खानदान में एंग्जायटी चलती आ रही है, हमारे खानदान में स्ट्रेस चलता आ रहा है, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू ये भी परेशान रहते थे, आगे हम लोग भी परेशान रहते हैं। जिस तरीके से शुगर एक मर्ज़ है और वो भी जेनेटिकली चलती आती है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं ना, जो आपकी इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो भी जेनेटिकली जो है वो इनहेरिट होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम, लेकिन उनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है। बाकी असर जो होता है वो आपकी एनवायरनमेंट का होता है, आपकी अपब्रिंगिंग का होता है, जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक हो गया? तो इसका ये ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप इसमें परेशान ही हो जाएँ कि अगर मेरे अम्मी-अब्बू को डिप्रेशन था तो मुझे तो होगा ही होगा, या फलाने को अगर डिप्रेशन हो गया तो आगे ये इनहेरिट होगा ही होगा। ऐसे ही ये चीज़ें वो होती हैं जो आपके पैरेलल चल रही होती हैं, अंदर जीन्स में मौजूद होती हैं, लेकिन उसको एक माहौल चाहिए होता है पलने का, बढ़ने का। अगर आपको शुरू से ही एक डिप्रेसिव माहौल मिलेगा तो वो चीज़ें डिप्रेस होंगी।
लेकिन अगर आपको एक बहुत हेल्दी माहौल मिलता है, आपके पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं कि जी हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेसिव माहौल मिला था, इस वज़ह से हम डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, लेकिन हमने आगे अपने बच्चों को नहीं होने देना। तो वो एक हेल्दी माहौल जो है वो क्रिएट करेंगे और ऑटोमैटिकली जो आपकी जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो थोड़े से मध्यम ही रहेंगे। उनको अपब्रिंग होने का या उनमें इतनी टेंडेंसी आने का जो है ना वक़्त ही नहीं आएगा कि वो आप पे असरअंदाज़ हो सकें। दूसरी चीज़ होती है लाइफ एक्सपीरियंसेस। हमारी जो यूथ की जो है ना जो टाइम पीरियड होता है वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जब वो अपने चाइल्डहुड और अपने अडल्टहुड को लिंक कर रहा होता है, ठीक है? ये यूथ का जो टाइम पीरियड है वो हम टीनेजर्स कहते हैं उनको आम ज़ुबान पे, ठीक है? एडोलसेंट्स हो गए, टीनेजर्स हो गए या नए-नए एडल्ट हो रहे होते हैं जो बच्चे वो होते हैं। अब होता ये है कि चाइल्डहुड में उन्होंने जो-जो चीज़ें फेस की हैं, वो चीज़ें उनके अंदर जो हैं वो दबती जाती हैं। ये एक ऐसा ही ट्रैश कैन है जिसमें आप चीज़ें डिलीटेड फाइल्स फेंक तो देते हैं लेकिन वो वहाँ से डिलीट नहीं होती, ठीक है? तो ये चीज़ें डंप होती जाती हैं और एक वक़्त ऐसा आता है कि अब वो कोई ऐसा स्ट्रेसर मिलता है, कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसा वक़्त आता है जिसमें वो बच्चा जो है वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है या बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसको याद आने लग जाती हैं। और वो मज़ीद जो है ना वो प्रॉब्लम्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है और एडल्टहुड जो है वो उसका सारा डिप्रेशन में गुज़रता है या एंग्ज़ायटी में गुज़रता है या स्ट्रेस में गुज़रता है। ये डिपेंड करता है कि उसने पहले क्या-क्या चीज़ें फेस की हैं। अगर तो उसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जैसे हम देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स कि उनके चाइल्डहुड में उनको कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीनेज में आके उनके साथ कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वज़ह से वो ट्रॉमा में चले जाते हैं या और तरह का कोई अब्यूज़ हो जाता है, जैसे हैरेसमेंट के इतने इश्यूज़ आ जाते हैं, टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनके साथ या बॉयज़ के साथ वर्क प्लेस पे। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वज़ह से ट्रॉमा हो सकता है या अब्यूज़ हो सकता है, जो आगे एडल्टहुड में फिर उस पर्सनैलिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं या उनके बिहेवियर्स में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो है वो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपकी फैमिली में जो है वो कितने चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो किसी में जो है डिप्रेशन आ रहा है, किसी में जो है पर्सनैलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूँगी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हमने बहुत ज़्यादा देखी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको हर चीज़ अपनी मनमानी करने की भी आदत होती है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं, उनके आगे बच्चों में या तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स की भी एक सूरत-हाल ये होती है या तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल खत्म कर देंगे, वो समझेंगे हमें तो कुछ आता ही नहीं है या फिर वो अपनी उस इन्फीरियरिटी को कंपनसेट करने के लिए अपने आप को सबसे ज़्यादा बर्तर समझना शुरू हो जाएँगे। और वो बर्तरी जो है ना उनको नार्सिसिज़्म की तरफ लेकर जाएगी मतलब मैं आ जाएगी उनमें। नार्सिसिज़्म को मैंने इस वज़ह से चुना है क्योंकि ये बहुत कॉमन आपको नज़र आएगा कुछ लोगों में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ प्रेज़िंग चाहते हैं जिन जो हर बात में मैं करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं वैसे कर सकती हूँ। और नार्सिसिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो रिपोर्टेडली जो है आप अगर रिसर्चेज़ उठा के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाप से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर एक बच्चा जो है वो एक नार्सिसिस्टिक है और वो अपनी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स कॉज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें लेकर चल रहा है, तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि उसके पीछे वजह क्या है और आपको उन वजूहात में से एक बड़ी वजह ये नज़र आएगी कि उसकी फैमिली में ये इश्यू चलता है। फिर जी चौथी चीज़ है आपका लाइफ़स्टाइल। अगर हम जो है वो अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं अपनाते हैं, जिस तरह से हमें फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, उसी तरीके से हमें मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा है सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन हो चुका है, बल्कि पिछले 1 साल में हर चीज़ मोबाइल में आ गई, हर चीज़ लैपटॉप में आ गई, हर चीज़ ऑनलाइन और स्क्रीन टाइम आपका कितना ज़्यादा डैमेज करता है, ये हमारी सोच है इस चीज़ पे, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज है ना स्क्रीन टाइमिंग को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे जो हैं वो एडिक्टिव हो चुके हैं। वो गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो 12-12, 14-14 घंटे सिर्फ़ गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गई है, जिसकी वज़ह से उनका लाइफ़स्टाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इनसोम्निया बहुत ज़्यादा कॉज़ हो रहा है। इंसोम्निया के अलावा डिप्रेशन और ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने की वज़ह से उनके मेंटल एक्टिविटी है वो कम हो गई हुई है, थॉट्स में कहीं भी एंटेंगल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी सारी की सारी जो है वो अलग तरफ आप कह लें कि ड्रेन हुई जा रही है, जिसकी वज़ह से वो हेल्दी जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो जब ये फैक्टर्स आना शुरू होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि फिर हमारी मेंटल हेल्थ तो अब बैलेंस नहीं रही। हमने ये बात की थी कि हमें फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना है, लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस आउट हो गया है। अब ये बैलेंस ऐसे आउट हुआ है कि जैसे हम कोई चीज़
खराब खाते हैं, हम कभी भी खराब चीज़ खाएँगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमें या तो एसिडिटी हो जाएगी या हमें वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, हमें फूड पॉइज़निंग हो जाएगी। हम कभी भी खराब खुराक नहीं खाते हैं, हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की इतनी परवाह है, लेकिन हम वो तमाम खराब थॉट्स सोचेंगे, हम तमाम नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर डंप करेंगे, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। किसी ने हमें छोटी-सी बात कह दी है, हम उसको ज़हन पे ऐसे सवार करेंगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, और हम उस चीज़ पे अपने आप को इतना रुमिनेट करेंगे, इतना ज़्यादा चलाएँगे कि हम जो है ना बीमारी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। अब जहाँ पे मेंटल हेल्थ का बैलेंस आउट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमैटिकली इलनेस आ गई। हेल्थ और इलनेस एक-दूसरे के अपोज़िट चलते हैं, जहाँ हेल्थ होगी वहाँ इलनेस भी होगी, और अगर हेल्थ ज़रा-सी भी आउट हुई है, डिसबैलेंस हुई है, तो हम कहते हैं जी अब हम इलनेस की तरफ जा रहे हैं। अब इलनेस को हम दूसरे वर्ड्स में जो है ना वो डिसऑर्डर भी कह देते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें फलाना डिसऑर्डर हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों की जिस तरीके से फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आप लोग बीमार होते हैं, फ्लू होता है, आपको बुखार होता है, ये सब सीज़नल चीज़ें भी हैं, वैसे भी हो जाती हैं, तो आप इसको नॉर्मली जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है? लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमें यूँ लगता है कि जैसे अच्छा ठीक है, अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अब मैं किसी को बता नहीं सकता कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये लोग समझेंगे मैं पागल हो गया हूँ। अगर मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मैं इनको कहूँगा कि मुझे बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं घबरा रहा हूँ, तो इन्होंने कहना है तुम नाटक कर रहे हो। हमने समझना छोड़ दिया चीज़ों को। जहाँ आप चीज़ों को समझना छोड़ देंगे ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर आपको एक सिम्पटम फ़ील होता है कि हाँ जी, अब मेरा गला ख़राब हो रहा है, मुझे उसकी मेडिसिन लेनी है, तो आप उसकी मेडिसिन लेते हैं। आप ये नहीं करते हैं कि आप छुपा के रखेंगे अपना सिम्पटम, और जब वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो आप जाके ऑपरेट करवा रहे होंगे कि बेशक वो टॉन्सिल बन चुका हो या कि खुदा ना ख़ास्ता कैंसर बन चुका हो। तो आपने चीज़ों को टाइम पे कंट्रोल करना होता है। लेकिन हम लोग टाइम पे कंट्रोल नहीं करते हैं, हम उन चीज़ों को ना डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें स्टिग्मेटाइज़ कर देंगे। तो होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें प्रोलॉन्ग करना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि वो चीज़ें कंसिस्टेंट रहना शुरू हो जाती हैं। अगर एक एग्ज़ाम है कल, और आपको थोड़ी-सी थोड़ा-सा जो है उसके लिए डर लग रहा है कि पता नहीं आप अच्छा अपीयर हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, तो वो एक टाइम के लिए है, ठीक है? वो डर होना भी थोड़ा-सा ज़रूरी है ताकि आप तैयारी कर सकें। लेकिन अगर आप इस खौफ को अपने सर पे सवार कर लेंगे और आए दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ग्रेड्स के बारे में सोचते जाएँगे, और आप उस सेमेस्टर की जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर है, उसकी सीजीपीए को अभी से सेकंड सेमेस्टर में अपने सर पे सवार कर लेंगे, तो फिर तो आप गए। आप उसी थॉट को बार-बार जुगाली जिसको कहते हैं, आप रुमिनेट कर ही जाएँगे, उसको बार-बार अपने ज़हन पे सवार कर ही जाएँगे, और ये चीज़ आपको कंसिस्टेंटली परेशान करना शुरू कर देगी। जब आपकी कंडीशन कंसिस्टेंटली खराब रहने लग जाएगी, आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, आप बहुत ज़्यादा अपसेट, आपको लोगों से आप कत्ता-तल्फ़ी कर चुके हैं, आपको लोगों में बैठना नहीं अच्छा लग रहा। ये जब स्टेज आपकी 5 से 6 महीने तक चलेगी ना, तब हम कहते हैं हाँ भई अब बैलेंस का जो ऑर्डर था ना, वो डिसऑर्डर हो गया। मतलब अब हम कह सकते हैं कि इस बंदे को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू हुआ है, इतना कंसिस्टेंट रहा है कि अब हम इसको डिसऑर्डर डायग्नोज़ करेंगे। उससे पहले तक आपको कोई डायग्नोसिस नहीं दे सकता। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपकी मेंटल हेल्थ की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी आपकी फिज़िकल हेल्थ की है। अगर आप कोई खराब केला उठा के नहीं खाएँगे कि कहीं आपको उल्टी ना आ जाए, तो आप क्यों खराब कोई थॉट जो है वो अपने सर पे सवार करेंगे ताकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए। लोगों को या चीज़ों को आपने अपने अंदर डंप नहीं करना। आप एक रिसाइकल बिन नहीं है, आप कोई ट्रैश कैन नहीं है कि आप लोगों का जितना कबाड़ थॉट्स की जितनी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर डंप करी जाएँ, और एक वक़्त ऐसा आए कि वो आपको इस कदर हर्ट कर दें, इस कदर आपको तोड़ दें कि आप किसी को कहने के भी काबिल ना रहें। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ की यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखी हुई है, वो यही है कि आपके स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। आप फिज़िकल हेल्थ और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑल इन ऑल एक साथ चल रही है। कभी होता है आप बीमार होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, आपका दिमाग उस तरीके से एक्टिवली काम नहीं करता, तो जब दिमाग थका होता है ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ फ़ील हो रही होती है, आप सेंसिटिव हुए होते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी जो है वो कंज़्यूम कर रहा है आपका आपकी बॉडी, तो फिर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा थका-थका अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी ध्यान नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में रखना है, और आपको अपने आप को ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो है पोटेंशियल क्या है, आपने अपने आप को किस तरीके से जो है उन चीज़ों को मैनेज करना सिखाना है।
ये आपकी मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस है। अब आपकी मेंटल इलनेस जो है वो खराब होने लगी, आपको कैसे पता चलेगा? इसमें कुछ टर्म्स लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कोई ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिनकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं सही। अगर आपको भूख नहीं लग रही, तो आपने अमूमन जो है वो नोट किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे परेशान होते हैं, आपको भूख ना लग रही होती है, ना आपको कुछ खाने को दिल करता है, ना आपका किसी से मिलने को दिल करता है, ना आपका कोई काम करने को दिल करता है। ये वो सिम्पटम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही फील नहीं कर रहे हो। फिर एक चीज़ आती है कि आपका अपने आप हर चीज़ से जो है आपको करता है कि आपने हर चीज़ से जो है खुद को जो है वो साइड पे करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताना शुरू कर देती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम में आना शुरू हो गई है, ठीक है? फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो यूथ के जो है वो कॉमन इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं? हमारे मेंटल हेल्थ के जो कॉमन इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ में उनको ये होता है कि हम बस इस चीज़ को सोची जाएँ और सोच-सोच के परेशान हुई जाना। जब आप अपने हाल में रहते हुए पुरानी यादों को सोच के परेशान होते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और अगर आप अपने हाल में रहते हुए आने वाले कल को सोच-सोच के परेशान होते हैं, आप एंग्ज़ायटी की तरफ जाते हैं। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में सबसे बड़ा फ़र्क ये है। उसके अलावा हम हर साल देखते हैं कि लोग जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने अंदर चीज़ों को डंप करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। अब डंप करने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों में कंपैशन खत्म होता जा रहा है। इसकी तरफ हम अभी जाते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं हमारी यूथ में। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि हम अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स के साथ सही तरीके से बात नहीं कर सकते, सिबलिंग्स के साथ कन्वे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बागी भी हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो दूसरी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी जा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल्स भी बन रहे हैं। इसके अलावा जो हैं वो और तरह की बुराइयों में जा रहे हैं। क्यों? वजह ये है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से हमने अपना जो मेंटल हेल्थ का आज का जो टॉपिक है उसको कंपैशन से जोड़ा है कि हमें किस चीज़ की कमी है बहुत ज़्यादा, जिसको नहीं होना चाहिए। कंपैशन क्या है? कंपैशन सिंपल ये चीज़ है कि आप किसी का कंधा बन जाओ, ताकि कोई आपसे अपनी इमोशनल बातें, कोई अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सके। आपने अपने इर्द-गिर्द देखा होगा, आप सब अपने इर्द-गिर्द जो है वो जायज़ा लें और 2 सेकंड के लिए सोच के देखें, क्या कोई ऐसा बंदा है जिस पे आप आँख बंद करके रिलाय कर सकें कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं इस बंदे को कहूँगा कि मुझे ये इश्यू है, और वो कहेगा कि अच्छा भई हम इसको मिलके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे लोग मिले होंगे जिनको वो कैथारसिस कुशन बना सकें। लेकिन ज़्यादातर यही है कि आप किसी को अपनी कहानी 1 दिन सुनाएँगे, 2 दिन सुनाएँगे, तीसरे दिन वो कहेगा ये देख भई जा, तेरे तो रोने नहीं मुकते, हमें ज़िंदगी के और भी बहुत सारे काम हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में वो कहते हैं रेस लगी हुई है। हर कोई जो है वो आगे निकलने की कोशिशों में, कॉम्पिटिटिव होने की कोशिशों में, आगे सबको कुचलने की कोशिशों में लगा हुआ है। किसी के पास किसी के लिए वक़्त नहीं रहा, किसी के पास किसी के लिए एहसास नहीं रहा, और वो एहसास की कमी लोगों को जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जो है वो लेकर जा रही है, ठीक है? अब हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर माहिर एहसासात होते तो माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ही ना पड़ती। कंपैशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मुआशरे में ख़त्म होती जा रही है, नापैद होती जा रही है। यूथ में सबसे ज़्यादा कुछ लोगों के हम घर के माहौल ऐसे होते हैं जहाँ उनको सुनने के लिए कोई नहीं होता। मैं पेरेंट्स से ये इल्तिजा करूँगी कि कम से कम आप दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने बच्चों के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को ये एहसास दिला सकें कि उनको अगर कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कम से कम आप सुनने वाले हैं। पेरेंट्स का एक अपना बॉन्ड होता है बच्चों के साथ, लेकिन हमेशा वो बॉन्ड जो है वो इतना जो फ्लेक्सिबल, उसमें इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चा अगर कुछ फेस कर रहा है या कुछ परेशान है, आपको उसके चेहरे से पता चल रहा है, आप उससे प्यार से बिठा के पूछें कि बेटा तुम्हारे साथ क्या इश्यू है? वरना फिर उसके बाद ये है कि आपके दोस्त, हम इर्द-गिर्द देखते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैफ़े जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं साथ। लेकिन क्या कभी किसी ने किसी से ये पूछने की फॉर्मल हो हुए बगैर ये पूछने की ज़हमत गवारा की है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? कहीं कहीं तुम परेशान तो नहीं हो? अगर कोई बंदा अपने मामूल से हट के कोई काम कर रहा है, एक आपका फ्रेंड है, वो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो आपसे लड़ पड़ा है किसी बात पे, आपको बजाय रिएक्ट करने के आपको उसको बिठा के ये पूछने की ज़रूरत है कि भई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ कोई इश्यू तो नहीं हुआ?
हमें ये एहसास खत्म होता जा रहा है, और ये एहसास की जो कमी है ना, वो इंसान को जो है वो इस कदर दुनिया से लाताल्लुक करती जा रही है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना किसी को चीज बताने से बेहतर समझने लगा है। लोगों के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करना ज़्यादा ईज़ी हो गया है बनिस्बत इसके कि वो किसी के सामने अपने आप को खोलें। क्यों? क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनके पास कोई ऐसा हाथ नहीं है जो उनको उनके ऊपर हक के उनको ये कहे कि भई तुम अपने आप को अकेला नहीं समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी है, क्योंकि हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। अगर हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, हमारे बॉन्ड जो है अपने जो है वो पेरेंट्स के साथ ट्रू नहीं है, आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई एक बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपकी जो लाइफ है उसमें आपके कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सको। और अगर आपको ऐसा कोई दोस्त नहीं मिलता ना, तो आप जो है वो ऐसे वो कहते हैं ना कि वो कहीं नहीं जाना तो अपनी कहानी वहाँ जाकर सुना लो जो तुम्हें सुनना चाहता है। हम बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे डील करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को सुनाना चाहते हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आपने ठीक है, हमें कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम और क्रूअल हो जाते हैं, ठीक है? हम कहते हैं जब हमें किसी ने नहीं समझा, हम क्यों किसी को समझें? जब हमें कोई समझना नहीं चाहता, हम क्यों किसी के लिए वक़्त निकालें? जब किसी के पास हमारे लिए वक़्त नहीं है, तो हम क्यों अपना वक़्त ज़ाया करें? अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो आपको चाहिए था, तो आप वो इंसान बन जाएँ जो आपको चाहिए था। अगर आपको कोई काइंड इंसान नहीं मिलता अपने इर्द-गिर्द जो जिसके ऊपर आप रिलाय करके अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आई नो ये वक़्त जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। लोग आपकी जो है कमज़ोरियाँ पकड़ के आपका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आप नहीं रिलाय कर सकते। लेकिन आसानियाँ बाँटने वालों के लिए ही आसानियाँ होती हैं। अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता, जो आपको सुन सके, जो आपको समझ सके, तो आप वो इंसान बन जाएँ जो कि दूसरों को समझ रहा है, दूसरों को सुन रहा है। आपके बहुत सारे दर्द, बहुत सारे दुःख जो हैं, वो इन्हीं चीज़ों में हील करते हुए अपने आप को आप हील कर लेंगे। जब आप दूसरों को सुनना शुरू करेंगे, तो आपको अपने जवाबात मिलना शुरू होंगे। आपको दूसरों के लिए जो है वो आसानियाँ बाँटनी है ताकि आपके लिए आसानियाँ बने, और ये बात अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कोट है कि अल्लाह ताला उसके रास्ते से जो है कंकर हटा देता है, ऑब्स्टिकल्स हटा देता है, जो दूसरों के रास्ते से जो है वो ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि हमें दूसरों से अच्छे अल्फाज़ का तज़किरा करना है, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे लोग हर्ट होंगे। हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि लोग जो हैं वो एक-दूसरे को पिंच करते हैं, एक-दूसरे को तंग करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बस किसी न किसी तरीके से दूसरे को दर्द दिए रखें, और जहाँ आपको अगले को पता चलता है कि जी, ये बंदा पहले से ही जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो उसको और ज़्यादा दुखी करने की कोशिश करता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इन सब चीज़ों को निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सब पे सबसे बड़ा जिहाद आपके लिए ये होगा कि आप खुद वो एक ऐसा इंसान बन जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते, आप दिन में कोई एक नेकी करना शुरू करो। आप किसी को स्माइल पास करो, आप किसी को सलाम करके गुज़र जाओ। अगर आपको नज़र आए रास्ते में कोई बुज़ुर्ग है जो अकेला बैठा, आप उसके पास बैठ के बातें करना शुरू कर दो। अगर आपको लगे कि कोई मुश्किल में है, आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपने पार्ट पे जितना छोटी-सी भी नेकी कर सकते हैं ना, आप कंपैशनेट बनें। आप कंपैशनेट बनेंगे तो आपको कंपैशन जो है वो अट्रैक्ट करेगी। हमारी जो वाइब्स है ना, वो हमारा ट्राइब बनाती है। अगर आप खुद ऐसे बन जाएँगे तो आपको ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएँगे। ग्रेजुअली आपका काफ़िला ऐसा बन जाएगा जो कंपैशन से भरा होगा। आपको आसानियाँ बाँटनी है ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ हों। सबसे पहली चीज़ जो इस यूथ को आज के लेक्चर से समझनी है, वो ये है कि आपने अपने गुबार को अपने अंदर जो है वो दबा के नहीं रखना, उसको निकालें बाहर। अगर आप अपने दोस्तों पे रिलाय नहीं कर सकते, अगर आप अपने पेरेंट्स पे रिलाय नहीं कर सकते, आप उसको किसी डायरी पे निकालें, आप अपने किसी टीचर से शेयर करें, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से शेयर करें। कम से कम आप अपने अंदर से उस गुबार को बाहर निकालें, वरना फिर ये होता है कि रात को तो अच्छा भला था, हँसता-खेलता था, पता नहीं उसे सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करी। वो सुसाइड ऐसे नहीं अटेम्प्ट होती। वो बंदा जो है वो दुनिया को ये दिखा रहा होता है कि मैं खुश हूँ, वो सिर्फ़ इस वज़ह से ये दिखा रहा होता है क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बीइंग अ यूथ इस चीज़ को चेंज करना है। आपने लोगों को ये इम्प्रेशन देना है कि हम जो है वो कंपैशनेट हैं, हम तुम्हें समझ रहे हैं, तो हम तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। अगर आप अपने इर्द-गिर्द लोगों में ज़रा-सी भी तब्दीली महसूस करते हैं, जाएँ जाके उसका हाथ थामें, उसको पूछें कि आपको क्या इश्यू है, आप मेरे से डिस्कस करो। उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में भी आसानियाँ पैदा होने लग जाएँगी और इस माशरे में एक अच्छी तब्दीली आना शुरू होगी।
यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। कंपैशन और मेंटल हेल्थ एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हम इसको हर डोमेन में डिस्कस कर सकते हैं, हम हर चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक को सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटल हेल्थ और कंपैशन तक रखने का जवाब सिर्फ़ इतना था कि हमारी यूथ को अपनी मेंटल हेल्थ की केयर की इम्पोर्टेंस पता चले। उनको ये बात पता चले कि उनकी मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को डिस्कस करना कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई आपको पागल नहीं कहेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप ऐसा कंधा ढूँढें जहाँ पे आप अपना गुबार निकाल सकें। ये गुबार वरना आपको अंदर ही अंदर खाता चला जाएगा और आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। अल्लाह ताला ने आपको हर मुश्किल के साथ आसानी दी है। अल्लाह ताला ने आपको हर एक दर पे जो है वो आपको बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई वो ना हो। आपको किसी पे यकीन नहीं है, आप अपना जाए-नमाज़ बिछाएँ, आप वहाँ पे रोएँ, आप अल्लाह ताला से कलाम करें। आपको अपने अंदर का गुबार निकालना है। इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। अपने दिल से ये चीज़ निकाल दें कि अगर मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होगा तो पता नहीं लोग मुझे क्या समझने लग जाएँगे। भाड़ में भेजें लोगों को, उस टाइम के लिए क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लोगों के लिए नहीं जीना, आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी चीज़ ये है कि आपने आसानियाँ बाँटने वाला और आसानियाँ बनाने वाला बनना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। कोई ऐसा शोल्डर ढूँढें, जहाँ पे आप जो है रिलाई कर सकें, आप काइंड हो जाएँ, ताकि आपको काइंडनेस अट्रैक्ट कर सके। बाकी चीज़ें अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपके हर मामलात में जो है आसानी आपको मिलना शुरू हो जाएँगी और ऐसा होता है। आपको कंपैशन को प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस महानूर हसन, सॉरी मिस महानूर हसन। पार्टिसिपेंट्स, हमारा मीटिंग टाइम एंड हो रहा वेलकम। है। जस्ट लिसन टू मी प्लीज। हमारा मीटिंग टाइम जो है वो एंड हो रहा है, तो अभी हम मीटिंग को एंड करके दोबारा मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। अभी आधे मिनट के अंदर अंदर मीटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जो लिंक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन करेंगे और अगले सेशन में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। थैंक यू सो मच। आधे मिनट के अंदर अंदर अभी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।